ओके, तो जो हमारा लेक्चर 1 था भाई, वो आप लोगों ने देख लिया होगा आई होप, और चीज़ें अच्छे से आप लोगों को उसकी थियरी जो थी वो समझ में भी आ गई होगी। आज जो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि यूनिट डायमेंशन और हमने जो क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था उनके न्यूमेरिकल्स। बेसिकली हमारा जो पूरा डीलिंग था वो आपका बेस तैयार करने का था पहले, अब मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखो तीन से चार टाइप इसके आती हैं। तो जो मेरे को फाइनल स्टेज पर लेके जाना है, जहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मुझे आपको 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस टाइप करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली जो आती है भाई, जो हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करी थी, तो वो कहाँ पर हमारे पास में यूजफुल होता है। तो पहली चीज तो ये बताता है कि कोई भी आपके पास में एक इक्वेशन बनी हुई है, जो हम फिजिक्स के अंदर में कोई भी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास में एग्जैक्ट है या नहीं है, यानी कि करेक्ट है या नहीं है। तो उसके डायमेंशन से हम उसका क्या फाइंड कर लेते हैं, उसकी करेक्टनेस को फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं भाई, देखो मेरे पास में एक इक्वेशन गिवन है भाई, स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जा रहे हैं, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल स्मूथ वे में आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आई होप आप लोगों का मैं 20 से 25 तारीख तक, 20 से 25 दिसंबर तक आप लोगों का जो पूरा फिजिक्स का है वो कंप्लीट करवा देंगे, और उसके साथ साथ में हम कुछ मैथ के टॉपिक भी इसके साथ साथ लेके चलते रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के लिए बेफिक्र रहिएगा। सारा यहाँ पर थ्योरी प्लस में इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे पास में ये फॉर्मूला मेरे पास में गिवन है भाई, एक इक्वेशन है, टी इजकल टू 2 पाई L/G, टाइम पीरियड का जो हम यूज करते हैं। तो देखो इसको कैसे करेक्ट फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो उठा लो भाई। लेफ्ट हैंड साइड टी है, तो इसका मुझे डायमेंशन फाइंड करना है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे साथ में एक डेफिनेशन डेवलप करी थी कि जब भी किसी का डायमेंशन निकालना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। तो आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में इसको टी को रख दिया, यानी कि टाइम पीरियड को रख दिया। तो क्योंकि इसके अंदर में मास जीरो होगा, लेंथ जीरो होगा, केवल इसके अंदर में टाइम का एक डायमेंशन आएगा, तो टी वन आपने यहाँ पर लिख लिया। चलिए बहुत अच्छे से। अब बात करें कि इसका जो राइट साइड है उसको उठाओ भाई। तो राइट साइड में हमारे पास में 2 पाई है। हम किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। ये इसकी क्या है कि थोड़ी सी हम बात करें कि डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है कि हम इस फॉर्मूला के थ्रू किसी भी कांस्टेंट वर्ड का, कांस्टेंट टर्म है उसका डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ ये उठाना पड़ेगा L/G का रूट जो हमारे पास में लगा हुआ। तो इसका हमें डायमेंशन निकालना था, तो वही स्क्वायर रूट के अंदर रख लिया भाई। चलिए L है हमारे पास में, तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा केवल L होगा, M इसके अंदर में जीरो होगा, और L भी T भी इसके अंदर में क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, सब लोगों को पता है जी इज ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एक्सेलेरेशन का जो हमारे पास में डायमेंशन होता है वो L t - 2 होता है। तो यहाँ पर भी इसका क्या रहेगा, L t - 2 ही रहेगा। बिल्कुल, L से L हमारे पास में कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचेगा, t का स्क्वायर। जब -2 है नीचे, तो ऊपर जाएगा तो t पॉजिटिव हो जाएगा, और ये फाइनली हमारे पास क्या बचता है, t बचता है। तो अब मेरे को बताओ भाई, LHS में क्या आ रहा था हमारे पास में, t आ रहा था, बिल्कुल टी आ रहा था, और राइट हैंड साइड में ये भी टी आ रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन यहाँ पर डिजाइन की गई है, ये इक्वेशन जो बन के आई है, ये फिजिक्स की डेफिनेशन में बिल्कुल सही है, ये डायमेंशनली एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से आप करेक्टनेस हो किसी भी फॉर्मूला का निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये इक्वेशन हमने पिछली क्लास के अंदर में भी इसको डिस्कस किया था, बार बार ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप इसको देख लेंगे। किसी को नोट्स चाहिए तो भाई बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में, मैं ये नोट्स हैं यूनिट वाइज जो है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा गूगल ड्राइव का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर में। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर जो पार्ट की बात करूंगा ना, ये आपका पूरा एक न्यू तैयार करेगा यूनिट डायमेंशन और क्वांटिटीज को लेकर। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फैक्टर से हमारे पास में आते हैं। देखो क्या करना है हमें, इसमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन के अंदर में क्या निकालना है और किसके थ्रू निकालना है, दो चीजें निकालनी है, कि किसके थ्रू निकालना है वो तो हमेशा लिखे जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में, और क्या निकालना है वो हमेशा लिखा जाएगा भाई उसके राइट साइड में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन मेरे पास में, रीड करता हूं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्राइव रिलेशन बिटवीन देम। देखो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, अप्रोच समझने की, पहला क्वेश्चन में अप्रोच समझिए, उसके बाद में फटाफट इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। जब भी हमें ऐसा कोई फाइंड करना है, तो जो भी डिपेंडेंसी है, जिसका भी फॉर्मूला, स्टेप 1 में हमें क्या करना पड़ता है, जिसका भी फॉर्मूला बनाना है, तो उसकी डिपेंडेंसी यहां पर शो कर दो भाई। मेरे को किसका फॉर्मूला बनाना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, देखो इसके लिए मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पढ़ते आ जाओ। ये डिपेंड कर रहा है मास पे, मास लिख दिया भाई। ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, पेंडुलम पे, लेंथ रिप्रेजेंट कर दिया, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी लिख दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई ये कि इसके ऊपर में कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है। तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाएंगे, तो इनके ऊपर में पावर्स डाल देते हैं। ठीक है, पावर्स डालेंगे कैसे, देखिए अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा,
और m के ऊपर में मैं दे देता हूँ a पावर, l के ऊपर में दे दिया b पावर, यानी कि लेंथ पे जो है वो b पावर से डिपेंड कर रहा है, और ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से c पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरा जो भी कंसंट्रेशन रहेगा वो सारा का सारा a b c इन टर्म्स को अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो इजीली हम सारा डिपेंडेंसी या फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये एक लिमिटेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला की इस तरीके से हमें निकालने की, केवल और केवल ये 3 क्वांटिटीज के लिए ही यूज कर सकते हैं। 3 क्वांटिटीज ही हम इसके अंदर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि एक मास हो गया, एक लेंथ हो गया और एक हमारे पास में ग्रेविटी होगी, इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं, 1 के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्वांटिटी कोई और आ गई हमारे पास में तो ये फॉर्मूला जो है वो कामयाब नहीं होगा। चलिए इसका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ में। स्टेप 2 में क्या करना होता है भाई, इनके जो डायमेंशंस हैं उनको लिखते चले जाओ। टाइम का आपने डायमेंशन लिखा m0 l0 t1 आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखो मास की मैं बात करूँ तो मास का जो यहाँ पर मास है इसकी केवल डायमेंशन मास होगा इसके अंदर में, तो m लिख लिया कैपिटल में और उसके ऊपर में पावर कितनी लगा दी, a लगा दी है। l लेंथ होगा खाली इसके अंदर में, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l होगा कैपिटल L, तो l लिखा और इसके ऊपर में पावर जो होती है इसकी b लगा दी है। फिर हमारे पास में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, क्योंकि एक्सेलेरेशन और g दोनों एक ही हमारे पास में, ठीक है, तो इनका जो डायमेंशन होता है lt-2 होता है और m इसके अंदर में कितना होता है, 0। तो जो जीरो वाली क्वांटिटी होती है ना, वो किसी की भी पावर आप 0 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1, तो मैं उसको बार बार यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, तो खाली lt-2 लिख दिया मैंने। और क्योंकि इस पूरे की पावर c है, c पे डिपेंडेंसी है, तो ये मैंने यहाँ पर c लिख दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में क्या करना होता है भाई, जो भी हमारे पास में m और l और t इन सबको हमें क्या करना होता है, अलग करना होता है, ठीक है। जैसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मैं बात करूँ तो खाली मेरे पास में m0 l0 t1 था, मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आ जाओ आप राइट साइड में, तो राइट साइड में गए तो m के ऊपर में कितनी पावर है, देखो m यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो m का पूरा कितना आ गया, a आ गया। यानी कि मेरे को पूरे फॉर्मूले को m l t इस फॉर्म में लिखना है भाई, ताकि मैं इनको इक्वेट कर सकूं। तो l के ऊपर में आ जाओ, l कहाँ पर है, यहाँ पर भी l है और इसके अंदर में भी l है। तो l की पावर कितनी होगी, जब किसी का बेस सेम होता है, ये मान लो ऐसे a है और ये हमारे पास में c है, तो किसी का बेस सेम है, ये बेस हमारे पास में है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि जो हमारे पास में आएगा वो आएगा L दैट इज इक्वल टू ए, यहाँ पर B है तो B प्लस में C आएगा, ठीक है। तो L दोनों आ गए तो हमारे पास में L की पावर B प्लस C आ गई है। नेक्स्ट क्या बच गया भाई, T रह गया, तो T के अंदर में क्या आएगा, कहीं और तो रिप्रेजेंट हो नहीं रहा है ये, तो T की पावर -2C आ जाएगा भाई इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि T की पावर -2C आ गया, क्यों आया, क्योंकि T के ऊपर में -2 है और C इसके बाहर है, तो मल्टीप्लाई होगा अंदर में जाके, तो यहाँ पर 2 - C हो जाएगा ये। चलिए टी की पावर -2c हो जाएगा, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी हमने पावर्स लिखी है उनको हमें, बिल्कुल, देखिए अब जो हमने पावर्स लिखी है इनको हमें क्या करना होगा, उनको इक्वेट करना होगा। जो भी हमारे पास में डायमेंशन है उनको कंपेयर कर लो भाई। तो m का मैंने डायमेंशन राइट हैंड साइड में कितना था, 0 था, तो 0, और इधर में कितना था, a यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 0 आ गई है भाई, ठीक है। दूसरा आ जाओ l के ऊपर में, l के जो डायमेंशन होंगे यहाँ पर कितना है, 0 है, और इधर की बात करेंगे तो b प्लस सी है, b प्लस सी के इक्वल रख दिया आप लोगों ने। फिर नेक्स्ट हम बात करें टाइम, टाइम का हमारे पास में इसमें क्या है, 1 है, तो 1, और इधर क्या था टाइम का, -2c, तो आपने 2 -2c लिख दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओगे तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे भाई। क्वेश्चन आते हैं इनसे, डायमेंशन फाइंड करना, आपको डिपेंडेंसी दे देगा और वहां से क्वेश्चन फाइंड करना होगा आप लोगों को। चलिए अब क्या करना है, यहाँ से आप इनकी इक्वेशंस के ए बी और सी इनकी सेपरेट वैल्यू निकाल लोगे, तो ए की वैल्यू 0 आ गई है, बिल्कुल सही है। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, और बी हमारे पास में क्या होगा, -c होगा, तो जो c की वैल्यू है उसका प्लस आप कर दोगे तो b इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब जो लास्ट स्टेप होगा हमारे पास में उसमें क्या करना होता है हम लोगों को, कि जो भी डायमेंशंस है उनको लिख लो भाई। आप लोगों ने पहले क्या लिखा था, t की पावर, अगर आप लोगों को ध्यान है तो जो हमने शुरुआत करी थी इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर में आपने लिखे थे t इक्वल टू k ma lg, एल की पावर b और g की पावर c आप लोगों ने लिखे थे। तो वही यहाँ पर आपको दोबारा से a b c की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करवा देनी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि k की वैल्यू कितनी है, k का कांस्टेंट हम कोई फाइंड नहीं कर सकते, m का जो आया था 0, यानी a की 0 आई थी, और l था, l के ऊपर में क्या था, b था, और b की वैल्यू अभी जस्ट आप लोगों ने फाइंड करी है, क्या ये 1/2 आई है, वो लिख दिया हमने।
फिर सी की पावर कितनी थी, -1/2 था, तो -1/2 आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, थोड़ा सा एक ट्रिकी है कि एक फॉर्मूले को थोड़ा अच्छा रूप दे दिया जाए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसको तो हम 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जिसकी पावर रूट में आ जाती है यानी कि 1/2 होता है, 1/2 कहीं पर भी रिप्रेजेंट है तो उसको हम रूट में लिख देते हैं, अंडर रूट के अंदर में उसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, T = K, क्योंकि m0 1 है तो यहाँ पर आएगा L और नीचे चला जाएगा ये G, क्योंकि दोनों की पावर रूट है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लग जाएगा K/L/G के नाम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। बात चीज़ वो मैंने बताई कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि कांस्टेंट वैल्यू वो नहीं निकाल सकते हैं, दूसरा ये फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रिप्रेजेंट करवाता हूँ आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी टॉपिक के अंदर में आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे पास में, इसमें दिया गया है कि सर्कुलर मोशन में है कोई बॉडी और उसका जो सर्कुलर मोशन है वो डिपेंड कर रहा है, जो उसके ऊपर में फोर्स लग रही है वो डिपेंड कर रही है, द फोर्स इन द सर्कुलर मोशन इज डिपेंडिंग ऑन मास, यानी कि पहली जो डिपेंडेंसी वो मास के ऊपर में है, फर्स्ट डिपेंडेंसी ऑन मास एंड अनदर वन इज वेलोसिटी एंड लास्ट वन इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर। यानी कि ऐसे कह रहा है कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उस पे जो उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं वो डिपेंड कर रहा है बॉडी के मास के ऊपर में, दूसरा किस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है v से, और लास्ट वन इज कि ये कितनी दूरी यानी कि रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टेप 1 में आप लोगों को क्या करना है, जिस पे डिपेंडेंसी है जिसको निकालना है वो तो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, जिस पे डिपेंडेंसी है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखोगे। ठीक है भैया, आप लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास वेलोसिटी और रेडियस पे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इनको पावर दे दो, हमें नहीं पता कितनी पावर से डिपेंडेंट है वो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, के यहाँ पर आ जाएगा, m की पावर a लिख दो, पहली फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी दैट इज v, and last one is radius that is also a fundamental quantity, so we have to write r again, it is a physical fundamental quantity of distance, या फिर हम बोल सकते हैं लेंथ की हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट द डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके बारे में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को उठाता हूँ, तो अभी पिछले लेक्चर के में अंदर हमने पढ़ा था कि जो डायमेंशन होता है फोर्स का, मैं फटाफट इनको लिखता चला जाऊंगा, तो वो होता है MLT-2 होता है भाई, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है। और ये चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें यूज होंगी तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए इनको रिकॉल करना। फिर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में के का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, एम की बात करते हैं तो खाली मास है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ये, तो इसके अंदर में केवल डायमेंशन एम का होगा। फिर हमारे पास में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आप सबको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो यहाँ से LT-1 होता है भाई, इसका डायमेंशन मैं यहाँ पर लिखूंगा LT-2, क्योंकि ये बी पावर पे डिपेंड कर रही है तो यहाँ पर इसके साथ में बी लिख दिया गया। हमें नहीं पता A B C जो पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है उनकी वैल्यू क्या होगी, हमारा मेन मोटिव इन्हीं वैल्यूज को फाइंड करना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आर, आर क्योंकि एक लेंथ है और लेंथ हमारे पास में एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मींस केवल और केवल यहाँ पर लेंथ का ही डायमेंशन यूज होगा, तो एल की पावर आपने सी लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो भी एम एल टी की फॉर्म में लिखो भाई सबको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एम को आपने इकट्ठा किया तो एम की पावर ए आ गई है, एल को आपने किया तो एल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एल की पावर बी प्लस में सी आ गई है। कहाँ से, बी यहाँ से उठ गया और सी भाई यहाँ से उठा लिया आप लोगों ने। जब इसको खोल के देखेंगे तो एक स्टेप मैंने इसका स्किप कर दिया है। और लास्ट वन टी की पावर कितनी आ जाएगी, -b आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में इनकी पावर्स को कंपेयर करते चले जाओ। कंपेयर करोगे तो ए की पावर भाई, ए को यहाँ पे मास से कंपेयर करो, तो मास की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। फिर दूसरे पे आ जाओ एल के ऊपर में, एल की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, तो 1 जो हमारे पास में बी प्लस सी यहाँ पर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर बी प्लस सी की पावर कितनी हो गया हमारे पास में, इक्वल टू 1 हो गया। और लास्ट वन टी, यानी कि टी की बात करें तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -b है, तो -b इक्वल टू कितना हो गया, -2 के बराबर हो गया। तो जल्दी से इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं भाई। ए की वैल्यू 1 आ गई है और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है यहाँ से, और सी की वैल्यू आप इसको फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो -1 आ जाएगी। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है भाई, जहां पर भी हमने फंडामेंटल जो लिखा था, हमने इक्वेशन को लिखा था, डिपेंडेंसी को लिखा था, उसके ऊपर ए बी सी की पावर को लिखते चले जाओ। तो k कोई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं निकलेगा। m जो यहाँ पर था उसकी पावर a कितनी है, ये 1 आई है भाई,
जो v लिखा था उसकी पावर कितनी आई है, उसके ऊपर में b है तो b की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। और लास्ट वन r पे डिपेंडेंसी कितनी आ रही है, -1 की आ रही है। तो भाई यहाँ पर आप लिख लोगे। फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अच्छा लगे फॉर्मूला, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो ऊपर है पॉजिटिव पावर उनको ऊपर रख लेते हैं और जो नेगेटिव पावर है उनको अब डिनोमिनेटर के अंदर में डाल देते हैं। वी हैव टू पुट दोस टर्म विच आर इन नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव पावर, वी हैव टू पुट देम इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो एम वी स्क्वेयर, ये तो पॉजिटिव आ गई है, और लास्ट वन आर जो था वो नेगेटिव था तो नीचे आ गया आर हमारे पास में के एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। और ये आप सबको पता है कि ये हमारे पास में कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से आप इसको जानते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन। उसी तरह से मैं आप लोगों से अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मैं आपको लोगों को सोल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना ना, ट्राई करके देखना भाई इस क्वेश्चन को ना, सॉल्यूशन आप लोगों को नोट्स के अंदर में मिल जाएगा। ये क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है टेंशन पे, दूसरा मास पर यूनिट पे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास पर यूनिट पे एंड लेंथ के ऊपर में। तो भाई तीन चीजों के ऊपर में डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी जो है, किस किस पे, टेंशन पे, टेंशन एज ए फोर्स आप उसको यूज करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम एल माइनस 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज थी। और तीसरा हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रही है, वो लेंथ के ऊपर में। तो आप इसको सोल्व करना और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई। इसका जो आंसर आएगा दैट इज के डिवाइडेड बाई एल और रूट टी जो हमारे पास में टेंशन होगी डिवाइडेड बाई एम। तो आप इस क्वेश्चन को भाई सोल्व करके देखना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और हमारे पास में आता है जेट, ये सारे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, मैं जो एनसीईआरटी है स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन भी यहां पर डाल दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है जेट ऑफ ए वाटर क्रॉस सेक्शन एरिया ए वेलोसिटी। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर में क्या कह रहा है कि जो वाटर जेट है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वी पे डिपेंड करता है, वो एक फोर्स लगा रहा है सरफेस के ऊपर में, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इज रो, यानी कि उसकी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। डिटरमाइन फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन द सरफेस, तो बेसिकली हमें फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो भाई किस किस पे डिपेंडेंसी है फोर्स, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पर गिवन है लिख दिया हमने, वी पे हमें किस पावर से अब नहीं पता तो ए लिख देंगे डायरेक्टली, एक स्टेप और कम कर दिया हमने यहाँ पर। फिर रो पे डिपेंड कर रहे हैं यानी उसकी डेंसिटी पे बात कर रहे हैं तो उसकी पावर हम सी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इनके डायमेंशन लिखते हैं। फोर्स का आपको सबको डायमेंशन पता है, m1 l1 t-2। फिर हम बात करें कि एरिया का, एरिया का क्या होता है, 2 होता है उसका, l की पावर 2 होती है, तो डायरेक्टली एक स्टेप यहाँ पर और लॉस कर दिया मैंने, तो एल की पावर 2 ये लिख दिया भाई आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे था ना, एल की पावर 2 था और इसकी पावर ए थी, तो मैंने ये स्टेप करने के लिए L2A यहाँ पर आप लोगों के लिए सीधा लिख दिया। फिर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो होता है LT-1 होता है, बी पावर बाहर आ जाएगी। और तीसरा हमारे पास में होता है डेंसिटी, डेंसिटी आप सबको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है भाई। मास का क्या होगा, डायमेंशन m होता है, और वेलोसिटी वॉल्यूम सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की L3 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ml-3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में सभी पावर्स को एम एल टी की फॉर्म में लिखना है। तो एम की बात करूँ तो एम खाली लास्ट टर्म में है तो एम की पावर सी आ जाएगी। फिर हम मैं एल की बात करता हूँ तो एल की कहाँ कहाँ पर है भाई, पहली टर्म के अंदर में यानी कि 2a आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, हाँ, तो 2a आ गया भाई मेरे पास में। और फिर कहाँ पर है एल, ये हमारे पास में एल इसके अंदर में भी है तो बी को लेते हुए ये बी आ जाएगा, पॉजिटिव रही होगी टर्म ये। फिर हमारे पास में एल यहाँ पर है, ये माइनस की फॉर्म में रहा है तो ये क्या आएगा, एल की पावर -3 सी रहेगा, तो 3 - 3 से यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा है भाई, ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बेस जब सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं विद देयर साइन। लास्ट हमारे पास में टाइम हो गया, तो टाइम के देखो कहाँ पर है, यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, इसके अंदर में कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर केवल टाइम था तो टाइम की पावर -b यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि माइनस था तो -b यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है भैया, आप लोगों को सबको पता है कि इनको पावर्स को कंपेयर कर लेना है। m की पावर c के साथ में कंपेयर करो तो c हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हम बात करें सेकंड में 2a + b - 3 किसके इक्वल है भाई, ये एल की जो पावर थी 1 के बराबर है तो इसको 1 के बराबर रख देंगे। फिर लास्ट हमारे पास में टाइम की पावर -b है और यहाँ पर की थी -2 था तो -2 को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर देंगे इसके अंदर में। ठीक है, अब इसकी जैसे भी आप इसको फाइंड करेंगे, ए बी सी को फाइंड आउट करके निकालेंगे, ये वैल्यू आप भाई करके देखना। तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उसके बाद सिर्फ इन वैल्यूज को आप फॉर्मूला के अंदर में पुट करेंगे और आपका जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ऐसे डिपेंडेंसी आप लोगों को दे देता है तो वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल प्रॉम्प्टली इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम के लिखेंगे, ए की पावर कितनी थी यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये 1 पे डिपेंड कर रहा है तो ए का एरिया आ गया। फिर हम बात करें वी, वेलोसिटी के ऊपर में केवल 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है तो वी की पावर 2 आ गई है। और रो जो सी हमने निकाला था वो 1 पे डिपेंड कर रहा है यानी उसकी डेंसिटी पे एक बार टाइम से डिपेंड कर रहा है। तो ये फाइनली हमने क्या कर दिया,
इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर में, कांस्टेंट की हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, डायमेंशन नहीं निकाल सकते, तो भाई ये मेरे पास में इसका फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग स्टेप की तरफ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। और इसके अंदर में क्या होगा कि ये टाइप 3 भी आप इसको नाम दे सकते हैं। इसके अंदर में क्या करेगा कि किसी के डायमेंशन पूछेगा वो, जैसे मास का पूछ लेगा, लेकिन किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में पूछेगा वो। अभी तो आप क्या कर रहे थे, मास, लेंथ, टाइम इनकी फॉर्म में निकाल रहे थे, अब किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में पूछ लेगा। जैसे इक्वेशन पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि ये कह रहा है कि इनको आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलना है। वैसे तो क्या है भाई, फोर्स जो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और तो इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते, लेकिन इसने कहा है कि भाई आपको इनको फंडामेंटल यूनिटी मान के चलना है, और आपको मास का डायमेंशन फाइंड आउट करके चलना है। तो आपको क्या करना है, मास जिसको फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में किस पे डिपेंडेंसी है, फोर्स पे डिपेंडेंसी है, लेंथ पे डिपेंडेंसी है, और टाइम के ऊपर में डिपेंडेंसी है। तो भाई तीनों का आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ वही आप लोगों को मास का डायमेंशन लिखना है, फोर्स के डायमेंशन लिखने हैं, लेंथ का डायमेंशन लिखना है, टाइम का डायमेंशन लिखना है। सब ये कर लेंगे आप लोग, कंपेयर करेंगे, तो फाइनली आपके पास में जो वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -1 आएगा, सी की वैल्यू +2 आएगी। भाई ये मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्किप कर दोगे, आपको ये सोल्व करके देखना है। ठीक है ना, जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी भाई। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको करके देखना, और जब फाइनली आपका निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि मास जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे एक टर्म पे, टाइम पे 2 टर्म पे, और लेंथ पे -1 टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ऑलरेडी दिया था कि भाई इनको आपको क्या मान के चलना है, फंडामेंटल यूनिट्स मान के चलना है, उसी की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ये जो टाइप करवा रहा हूँ भाई, अब जो टाइप करवाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चंस के अंदर में आने की। अब ये यहाँ पर क्या कहता है भाई, जो हमारे पास में है, ये इसके अंदर में आप लोग को ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को, मान लो मेरे पास में क्वांटिटी है और इसके साथ में कोई कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास में वेलोसिटी है, और ये हमारे पास में, अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं, वो पूछेगा भाई इसका डायमेंशन बताओ, ए का डायमेंशन क्या होगा। तो ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिख लेने, फिर राइट हैंड साइड के लिख लेने जो भी डायमेंशन होगा, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी का LT माइनस होता है, डिस्प्लेसमेंट का L होता है। तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, L इस तरफ में जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, T-1 यहाँ पर भाई बच जाता है इसके अंदर। ठीक है, करके देख लेना, L से L कैंसिल हो जाएगा, और T-1 इसका डायमेंशन बच जाता है। तो ऐसे आप किसी भी कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है पूछे जाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक क्वेश्चन की। इसके अंदर में क्या कह रहा है कि x की जो है x = a/t²। भाई लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में पूरा देखना है, क्योंकि इसी लेक्चर के अंदर में पूरा चैप्टर जो है वो क्लोज करने वाला हूँ। इसके बाद में और कोई लेक्चर नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में पूछा गया है कि आपके एक जो इक्वेशन है वो दे दी गई है, और उसमें बताया गया कि x डिस्प्लेसमेंट है, बी जो टी है वो हमारे पास में सेकंड है, यानी कि टाइम है, जो कि सेकंड के अंदर में रिप्रेजेंटेड है। वो फाइंड आउट करना है कि आपको ए और बी के डायमेंशंस पता लगाने। तो कुछ नहीं करना भाई, सीधा सा आप लोगों को होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे दी गई है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, भाई आप सबको पता है। उसी तरह से अगर ये सारी इक्वेशन जुड़ रही है, तो अगर आपने किसी एक का भी पता लगा लिया ना अपने इसके अंदर में जो इक्वेशन गिवन है, अगर एक का भी डायमेंशन पता लगा लिया, तो आपको पता है कि जो होमोजेनिटी इक्वेशन है, होमोजेनिटी जो रूल है वो हमें क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम डायमेंशंस की ही आपस में जुड़ सकती हैं और इक्वल हो सकती हैं। तो आपने एक्स का फाइंड कर लिया, एल है, तो भाई AT² का भी तो एल होगा, BT³ जो है उसका भी तो एल ही होगा हमारे पास में डायमेंशन। तो कुछ नहीं करना भाई, नेक्स्ट स्टेप में आपको सीधा उठाओ, अब किसका ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AT² जो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल के बराबर होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने यही बोला है कि भाई इसका डायमेंशन एल के बराबर होगा। तो यहाँ से आप फाइंड करोगे, टी का जो डायमेंशन आया T² आ गया, एल का एल बच गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए के डायमेंशन खाली फाइंड करना है, तो टी इस तरफ में चला जाएगा, तो LT-2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो इस वाले स्टेप से भाई और दिमाग में लगा लो अपने। ठीक है, BT³ का आपको सबको पता है कि डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, क्योंकि हमें एक का पता है इसका डिस्प्लेसमेंट का। नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में और क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर BT³ है वो एल हो गया, बी हमारे पास में कांस्टेंट है, तो बाहर ही हमने निकाल लिया। अभी हमें इसका डायमेंशन नहीं पता है, तो टी का जो T³ था, यानी कि जो सेकंड में रिप्रेजेंट है, इसका डायमेंशन क्या रहा होगा, T³ रहा होगा, और ये किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल है। तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे, बी खाली बचेगा, इसका जो डायमेंशन होगा, एल इधर की इधर है, और टी यहाँ से जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड कर लिया कि बी का जो डायमेंशन है वो LT-3 होगा। अब वो क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है A × B बताओ, A / B बताओ।
ठीक है, तो यहाँ से आप उनको इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को सोल्व। जैसे अगले क्वेश्चंस के अंदर में भी बात करेंगे उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसके चांसेस ज़्यादा है एग्जाम में, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं सॉरी, तो इक्वेशन दे रखी है कि v इज इक्वल टू ए प्लस में बी टी प्लस में c डिवाइडेड बाई डी प्लस टी यहाँ पर दे रखा है। तो और इसने बोल दिया कि भाई जो v है वो वेलोसिटी है और t है वो टाइम है, ये दो चीज आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। अब शुरुआत कैसे करनी इस क्वेश्चन की, सबसे पहले समझ लेते हैं। हमें क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल दिख रहा है भाई। v हमारे पास में वेलोसिटी है जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका डायमेंशन हमें पता है, यानी कि एक का भी हमने फाइंड कर लिया ना। अब हमारे लिए आगे सोल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी v का भी वही होगा, a का भी वही डायमेंशन होगा, bt का भी वही होगा और c डिवाइडेड बाय d प्लस t का भी वही डायमेंशन हमारे पास में होगा। अब शुरुआत करते हैं भाई, कैसे करेंगे। a का जो होगा डायमेंशन आपको पता लग गया, lt माइनस 1 ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी का भी वही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो बोलता है कि सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ही आपस में क्या होती है, ऐड होती है भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। ए का जो आएगा एल टी माइनस हो गया, बिल्कुल यहां से क्लियर हो गई है। बीटी की बात करें तो बीटी इसका डायमेंशन हो गया बी टी माइन एल टी माइनस 1 है, लेकिन हमें खाली बी का निकालना है, तो टी का डायमेंशन आप लिखोगे टी, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो इसके साथ में क्या करेगा, इस टी को टी से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बी का क्या बच गया, खाली एल बच जाता है भाई यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा टी से टी हमारे पास में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा, बी का एल आएगा। अब कोई दिमाग लगाइए यार, सी का और डी का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अभी एक चीज बताया भाई, डायरेक्टली हम इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको एक चीज पता है, एक हमारे पास में होमोजेनिटी पता है कि दो क्वांटिटी केवल और केवल तभी ऐड हो सकती हैं। देखो डिनोमिनेटर में डी प्लस टी लिखा हुआ है, सी डिवाइडेड बाई डी प्लस टी लिखा हुआ है, तो दो क्वांटिटी केवल और केवल तब ऐड हो सकती हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। बट टी आपको पता है इसका क्या है, टाइम होता है, यानी कि सेकंड इसकी यूनिट है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो कंफर्मली है कि भाई डी का भी डायमेंशन क्या होगा, टाइम ही तो होगा भाई। ठीक है ना, तो टाइम तो आप लगा सकते हैं कि डी का हमारे पास में डायमेंशन क्या आ गया, टी आ गया, क्योंकि सेम क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकती है। फिर अगर आप लोगों को ये पता लग गया है, तो सी जो हमारे पास में डी है, ये इस पूरे का क्या होगा, प्लस में आ रहा है तो एक ही डायमेंशन होगा, टी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे का क्या होगा, एल टी माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका क्या रहेगा, एल टी माइनस होगा, तो सी डिवाइड बाई टी एल टी माइनस 1 होगा। तो यहाँ से सी की क्या आएगी, टी इधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो इसकी पावर प्लस है और इसकी नेगेटिव है तो ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आप लोगों के पास में, सी इक्वल टू एल, यानी कि सी का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ का ही डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज थी भाई वो ये था कि कैसे आप इसका डी प्लस टी का निकालते हैं, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, मेरे पास में अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है कैसे इसको ट्राई करेंगे कि डायमेंशन फाइंड करने ए डिवाइडेड बी के, जिसमें ये एफ फोर्स है, रूट ए रूट एक्स है, एक्स इसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बी टी स्क्वेयर, ठीक है, टी वहां पर टाइम होगा। आपको किसकी फॉर्म में निकालना है, ए और बी के डायमेंशन निकालने और उनको ए डिवाइडेड बाई की बी की फॉर्म में लिखना है भाई। ठीक है, ये इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर में, ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आएगा, आप लोग इसको करके ट्राई करके देखना भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है, क्वेश्चन है राइट डायमेंशन इन ए डिवाइडेड बी इन द रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ए डिवाइडेड बी का लिखना है फॉर्म में, तो आपको सबको पता है कि भाई मुझे पहले ए और बी के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि पी मोमेंटम जो है उसका डायमेंशन गिवन है, पी को जो है वो यहाँ पर मोमेंटम बोला इसने, एक्स जो है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला, टी को इसने टाइम बोला, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, मोमेंटम का आपको सबको पता है कि मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारे पास में एम एल टी माइनस 1, क्योंकि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है भाई। तो मास का क्या होता है, एम आ गया, और वेलोसिटी का एल टी माइनस आ गया, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, मास लेंथ और टाइम का माइनस 1 हो गया, तो यहां से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अगले में क्या करना है, यहां से आपको एक पता लग गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कि भाई ए माइनस टी स्क्वायर है, तो दो चीजें, दो क्वांटिटी केवल और केवल तब ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है जब उनके डायमेंशन सेम हो। ठीक है, साइन से डायमेंशन का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहां पर आपने देखा कि इन दोनों का डायमेंशन टी स्क्वायर है, क्योंकि इसका टी स्क्वायर है तो ए माइनस टी का भी क्या होगा हमारे पास में, जो ए माइनस टी है इसका भी हमारे पास डायमेंशन टी स्क्वायर ही रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि पूरे न्यूमरेटर का जो डायमेंशन होगा टी स्क्वायर होगा, क्योंकि टाइम्स की स्क्वायर पावर वहां पर आ रही है। चलिए, तो यहां से मैं बात करूं एम एल टी माइनस और टी स्क्वायर आपने लिख लिया, और नीचे क्या है बी, और एक्स मेरे पास में क्या रहा उसका
एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर में केवल और केवल लेंथ का फैक्टर है यहाँ पर आता है भाई। चलिए अब बात करें बी को निकालना है, तो बी को आप इस साइड में लेके जाओ, बाकी जितने भी डायमेंशन उनको नीचे लिख लो, तो आपके पास में बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप इसको सोल्व करके देखना भाई, अपने पेन कॉपी उठा के थोड़ा सा काम कर लिया करो आप लोग, ठीक है ना, वरना कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी और एटीसी का पेपर ऐसे हाथ से निकल जाएगा। ये मानो कि कुछ लोग तो इस टाइम पे ऐसे लास्ट चांस पे बैठे हैं कि इसके बाद में उनको दोबारा एटीसी का फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये 2018 के बाद में अभी वैकेंसीज आई है, तो ये बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए भाई, बिल्कुल तैयारी करो इस चीज़ को लेके ना। क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट करोगे, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा, उसका कोई यूजफुल मैं कहूँ कि यूजनेस नहीं होगी अगर आप उसको ठीक से अपने पास प्रैक्टिस नहीं करके देखेंगे, ठीक है ना। यूजफुल आपको बनानी है चीज़ें, और अपने आप को मोटिवेट रखिए भाई, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये नहीं करना कि यार 264 सीटें निकली है तो मैं क्या करूँगा। अरे भाई आप ये करो ना कि 10 लाख लोग भर रहे हैं, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आप ये कंफर्म करके चलो कि मैंने तो अपनी एक सीट कंफर्म कर ली है, बाकी जो लड़ रहे हैं वो 263 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे 10 लाख भरो चाहे 20 लाख बच्चे भरो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, और फिजिक्स जो है उसके लिए आप बेफिक्र रहो भाई, सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे। और बार बार ये मत पूछो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल भाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं इस एजुकेशन को ना एक जो है मेरा पैशन है, मैं इसको प्रोफेशनल एक इंडस्ट्री के रूप में नहीं बनाना चाह रहा। यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं M-1 L-2 और T⁻3, यहाँ से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो B जो होगा उसके डायमेंशन आप लोगों को आ गया। और पूछा क्या गया था आपके क्वेश्चन में भाई, आपको इसे पूछा गया था कि A डिवाइडेड बाई B आपको निकालना है। तो A जो आपने निकाले था उसके डायमेंशन T² था, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया भाई। और जो B निकाला है उसका M-1 L-2 और T⁻3 आ गया। तो यहाँ से आपके पास में फाइनली जो रिजल्ट आएगा M1 L2 T-1, यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई ये आपके पास में जो टाइप्स थे वो क्वेश्चन के वो बन सकते थे। ये क्वेश्चन है थोड़ा हाई लेवल का, आप करना चाहें तो ये क्वेश्चन अपने करके देख सकते हैं। इस तरह का अभी तक क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया। ज़्यादातर चांसेस जो है वो इस तरह के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको निकालने से रिलेटेड पूछे गए हैं भाई। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लैरिटी के साथ में समझ में आई होंगी। ये था भाई यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपका 11th का फर्स्ट टॉपिक होता है, फर्स्ट जो चैप्टर होता है उसको मैंने यहाँ पर आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे ना वीडियोस को, आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहले में आप 1 की स्पीड से देखो भाई, अगले में देखना है तो 1.5 की स्पीड से देख लो, और आपको फाइनली रिवाइज करना है तो 2 की स्पीड से देख लो, ठीक है ना। और किसी को अगर एक बार में समझ आ गया तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ में जो नया लेक्चर आएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए भाई, और जो भाई बंदो आपके तैयारी कर रहे हैं उनको एटलीस्ट थोड़ा मोटिवेट कीजिए और बताइए कि भाई चैनल जो है उसमें हम इस तरह से हमारी जो क्लासेज वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे चैनल्स में देख रहा तो अभी टाइम टेबल बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है भाई। टाइम टेबल बनाने का समय नहीं है आप लोगों के लिए, अभी है टाइम आप लोगों के लिए तैयारी करना, कैसे सिलेबस को पढ़ना है भाई। पढ़ना नहीं है, पहले सिलेबस तो कवर कर लो, उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के स्मूथ होती चली जाएंगी, ठीक है ना। पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद में जो भी कुछ होगा वो बाद में देखी जाएगी। तो यहाँ पर सारे स्टैटिक जीके हो, चाहे मेरे पास में करंट अफेयर हो, या फिजिक्स हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, सारा यहाँ पर आप लोगों के साथ में कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय दिस वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम जो चैनल है भाई उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जुड़ेंगे तो आप लोगों को ईजिली जो नए वीडियोस जो डाले जाएंगे उनके इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब का एक थोड़ा सा ना डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने दिन के अंदर में 3 वीडियो डाले हैं ना, और चौथा वीडियो मैं अगर उसके अंदर में डालता हूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये उसकी एक पॉलिसी है। तो मैं टेलीग्राम के अंदर में डालूंगा तो ईजिली आप लोगों को वीडियोज़ पता लग जाएंगे भाई अब वीडियो डल चुका है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस जो अपनी तैयारी है वो करते रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।